इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, और नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। और एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और हर हर महादेव। मैं नीतीश नंदनी बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन परिवार में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए भैया शुरू करते हैं आज की कहानी। आज जो है 2020 के पिच पर हम खेलने वाले हैं जो मैच, उसमें देखना है कितना स्कोर आप करते हैं। तो पिच तो एनटीए तैयार कर रहा है, उसी पिच पर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसी प्रैक्टिस के दम पर हम अपनी जीत को तय करेंगे। उसी प्रैक्टिस के दम पर आज 20 में आपके 15 सही होंगे, 10 सही होंगे, 8 सही होंगे, किसी के 4 सही होंगे। यकीन मानिए अगर 15-20 दिन आप हमारे साथ प्रैक्टिस कर लिए ना, 20 में 20 ना सही कर लिए तो कहिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे आपको 20 में 20 क्वेश्चन सही करवाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज का पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, ये वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक प्रतिभूतियों के बदले बैंकों को अल्पकालीन धन उधार देता है क्या कहलाता है? द रेट ऑफ विच द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लीड्स शॉर्ट टर्म मनी टू बैंक इन द एक्सचेंज ऑफ सिक्योरिटी इज कॉल्ड। उसे कहते हैं भैया रेपो रेट। क्या कहते हैं उसे? उसे रेपो रेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? उसे जो है रेपो रेट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे रेपो रेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? उसे रेपो रेट कहा जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, वायुमंडलीय दाब को एक उपकरण के द्वारा मापा जाता है जिसे क्या कहते हैं? यानी कि एटमॉस्फियर प्रेशर इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड। क्या कहते हैं उसे? तो जो वायुमंडलीय दाब को मापता है उसे बैरोमीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? बैरोमीटर कहा जाता है। जहां एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ेगी वहां उसके साथ उसको किया जाएगा। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड? तो दुनिया की सबसे लंबी नदी है नील। नील कहां से निकलती है? ये विक्टोरिया झील से, विक्टोरिया झील से निकलती है ये। ठीक है, नील नदी दुनिया की सबसे नदी है, विक्टोरिया झील से निकलती है। गंगा जो है ये भारत की सबसे लंबी नदी है, भारत की सबसे लंबी नदी है, भारत की सबसे लंबी नदी है। कितना बहती है ये बहती है 2525 किलोमीटर, 25 किलोमीटर बहती है। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, विश्व में निम्नलिखित देशों में उनके क्षेत्रफल से घटते क्रम में दर्शाइए। मतलब आपको बताना क्या है कि सबसे अधिक जो है एरिया किसका है, फिर उससे कम किसका है, उससे कम किसका है, उससे कम, मतलब घटते हुए क्रम में आना। तो अगर इन देशों में देखा जाए तो पूरी दुनिया का सबसे अधिक क्षेत्रफल से बड़ा देश रूस है, यानी सी सबसे पहले होगा। देखिए एक ही ऑप्शन है भैया, सी पहले में सही है, तो सबसे पहले नंबर पर हो जाएगा सी। उससे छोटा जो है डी, ठीक है, उससे छोटा जो है ई, उससे छोटा जो है बी, और उससे छोटा जो है वो है 5वें नंबर पर ब्राजील। और भारत की अगर बात कर लें तो भारत जो है वो 7वें नंबर पर है। दुनिया में सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पर आता है, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पर आता है। अभी आप कहेंगे कि पहले नंबर पर भी आता था। भारत का सेंसस अभी नहीं हुआ, जब इंडिया का जनगणना हो जाएगा उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ऋग्वेद में झेलम नदी को क्या कहा गया है? सिंपल सा क्वेश्चन है। ऋग्वेद में झेलम नदी को वितस्ता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वितस्ता कहा जाता है ऋग नदी को। ठीक है, ऋग्वेद में अगर ऋग्वेद की बात कर ले तो उसमें 10 मंडल हैं, 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, 1028 सूक्त हैं, और 10,462 जो हैं वो ऋचाएँ हैं। 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। ठीक है, इसके तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, और इसका जो 10वां मंडल है ऋग्वेद का उसमें चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये जो 4 वर्ण हैं, इन चारों वर्णों का उल्लेख जो है इसी में मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित शासकों को कालानुक्रमिक हिसाब से दर्शाइए। मतलब सबसे पहले कौन आया था, फिर कौन आया था, फिर कौन आया था और फिर कौन आया था। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहले जो आया था वो मोहम्मद गौरी आया था, क्योंकि मोहम्मद गौरी जो था वो 1100 के करीब में आता है। 1191 1192 में लड़ता है, 1191 1192 में तराई का प्रथम और द्वितीय युद्ध लड़ता है। तो सबसे पहले मोहम्मद गौरी यानी बी सबसे पहले होगा। तो इन दोनों की कहानी तो वैसे ही खत्म है, बचा सी और डी।
फिर उसके बाद मोहम्मद गौरी के बाद कौन आता है, तो मोहम्मद गौरी के बाद आता है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसी का गुलाम रहता है और 1206 में गद्दी पर बैठ जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक यानी कि ए, तो बी के बाद ए यानी कि सी सही होगा। तो सबसे पहले मोहम्मद गौरी, फिर कुतुबुद्दीन ऐबक आता है, फिर आता है आपका जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, फिर आता है गयासुद्दीन तुगलक और सबसे अंत में आता है तैमूर लंग, जिसका आक्रमण होता है इंडिया पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। गांधी जी के जीवन से घटनाओं को आरोही क्रम में दर्शाइए। मतलब गांधी जी के जीवन की जो घटनाएं हैं उनको जो है आरोही क्रम में दर्शाना है। मतलब कि आरोही मतलब क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में दर्शाना है। ठीक है, तो चलिए अगर देखा जाए गांधी जी के जीवन की घटनाएं, भारत छोड़ो आंदोलन, साबरमती आश्रम, असहयोग और दक्षिण अफ्रीका से गांधी की सक्रियता और गिरफ्तारी। तो अगर हम इस प्रश्न को देखेंगे तो इस प्रश्न का जवाब क्या होगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे, ये सारे काम तो उन्होंने भारत में किए हैं, दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने यहाँ से हुआ, तो सबसे पहले ई ही हो जाएगा। तो ई एक ही में है, ये यानी सी सही हो जाएगा। अब जब वो इंडिया आते हैं तो सबसे पहला काम साबरमती में आश्रम स्थापित करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आप देखेंगे दांडी यात्रा 1930 में शुरू होता है। ठीक है, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू होता है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के प्रथम लोकसभा के रूप में अध्यक्ष में कौन बैठे थे, मतलब भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। 20 बार इसका बताया चुका आंसर जीवी मालवंकर, जीवी मालवंकर। अच्छा, प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष जो थी वो कौन थी, वो थी मीरा कुमार। क्या नाम था उनका, मीरा कुमार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र किसके पहलुओं से संबंधित है, स्कूली जीवन, धार्मिक जीवन, राजनीतिक जीवन या सामाजिक जीवन। 1 नंबर का लुल्लू क्वेश्चन है, वो है राजनीतिक जीवन। कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखी वो राजनीतिक जीवन है। अच्छा, किस वंश का इतिहास पता चलता है इससे, मौर्य वंश का। मौर्य वंश का जो है इतिहास पता चलता है किससे, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मौर्य डायनेस्टी का हमें हिस्ट्री पता चलता है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। 4 ऑप्शन हैं, चाइना, जर्मनी, फ्रांस और यूके। ठीक है, कह रहा है कि कौन सा देश जो है वो जो है मेंबर नहीं है, किसका मेंबर नहीं है, तो यूनाइटेड नेशन का। 1 नंबर का लुल्लू क्वेश्चन है, 1 नंबर का लुल्लू क्वेश्चन है। अच्छा, अगर देखा जाए ऐसे तो जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, यानी कि जो सिक्योरिटी काउंसिल होती है, इसमें 5 जो होते हैं वो स्थायी सदस्य होते हैं, स्थायी सदस्य होते हैं। ठीक है, और 10 जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं। तो पूछ रहा है कि 5 जो थे वो परमानेंट मेंबर कौन कौन से हैं। ठीक है, और कौन एक नहीं है इसमें, तो इसमें फ्रांस नहीं है। ठीक है, चाइना, जर्मनी और यूके है, अमेरिका है, यूएसए है। ठीक है, और एक और है उसका नाम है रूस। ठीक है, तो ये है 5 मेंबर, फ्रांस नहीं है उसका मेंबर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। किस संशोधन के शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाले संविधान में एक नया अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। 1 नंबर का लुल्लू क्वेश्चन है, 86वां संविधान संशोधन, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया 2002 में, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया RTE यानी कि राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। देखिए, रबी और खरीफ होता है। रबी की फसल वो होती हैं जो ठंडी में होती हैं। ठीक है, जिसमें सूर्य, रबी का मतलब होता है सूर्य, जिसमें सूर्य ना दिखाई दे वो सब फसल जो होती हैं वो रबी की होती हैं। यहाँ खरीफ पूछ रहा है, गेहूँ ठंडी में, मटर ठंडी में, सरसों ठंडी में। मक्का जो है वो रबी की फसल है। मक्का, गेहूँ, मटर, सरसों, खूब मटर का चूड़ा मटर बना खाते हैं सब लोग। हाँ, मटर का जो है सब्जी, दिन भर मटर एक सब्जी बनता है ठंडी में। तो क्या है, ये सब ठंडी के फसल हैं, यानी कि रबी की हैं। खरीफ की फसल जो है वो मक्का है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। पूछ रहे हैं कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था उसमें टोटल कितने मेंबर आए थे। ठीक है, टोटल कितने मेंबर आए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में, तो 52, 62, 72 और 82। तो इसका सही जवाब होगा 72। अच्छा, कब हुआ था। ठीक है, तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। क्या हुई थी, एओ ह्यूम नाम के आदमी ने क्या किया था, संस्थापक था ये क्या था, ये संस्थापक था। अच्छा, 1885 में जो हुआ, कहाँ हुआ था, बम्बई में। कहाँ हुआ था, बम्बई में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे WC बनर्जी। कौन थे, WC
बैनर्जी, WC बैनर्जी जो थे इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है मैच द फॉलोइंग करना है, मैच द फॉलोइंग करना है। एक तरफ जो है नाम दिए हुए हैं और एक तरफ जो है दिए गए हैं कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता, एक तरफ नाम दिए गए हैं और एक तरफ कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता दी गई है। तो चलिए मैच करके बताते हैं कौन इसका सही जवाब होगा। ठीक है, मैच करके बताते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक, सबसे पहले देखिए क्या है, सबसे पहले देखिए क्या है, कह रहे हैं कि अगर देखा जाए अबुल कलाम आज़ाद की बात करें तो अबुल कलाम आज़ाद जो थे वो रामगढ़ 1940 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए इनको नहीं मानते, सरोजिनी नायडू को तो सब लोग जानते हैं, सरोजिनी नायडू 1925 में थी। तो बी का तीसरा होगा, बी का तीसरा ढूंढिए, या तो 4 होगा या तो 1 होगा, इन दोनों की कहानी तो वैसे ही खत्म हो गई। ठीक है, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद को देख लें तो राजेंद्र प्रसाद जो मोतीलाल नेहरू जो थे वो किस में थे, तो मोतीलाल नेहरू जो थे भैया वो किस में थे, मोतीलाल नेहरू अमृतसर 1919 में, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उस साल जो है मोतीलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे। तो यानी सी का पहला, तो सी का पहला 21 में है यानी चौथा, तो इसका डी हो जाएगा सही जवाब, 4 3 2 1। तो एक बार अबुल कलाम आज़ाद को मिला लेते हैं भैया। अबुल कलाम आज़ाद जो थे रामगढ़ में थे। ठीक है, सरोजिनी नायडू 1925 में थी, मोतीलाल नेहरू या राजेंद्र प्रसाद बंबई 1934 में थे। ठीक, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्य में से नहीं थे, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब या फिर जो थे फिरोज शाह मेहता। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी उसके संस्थापक सदस्यों में से नहीं थे, बाकी सभी लोग उसके संस्थापक सदस्यों में से थे। ठीक है, गोकुलदास तेजपाल विद्यालय में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था बंबई में। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। प्रथम भारतीय महिला पूछा है, यानी हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो भारतीय महिला पूछा इसलिए सरोजिनी नायडू 1925 में थी। लेकिन अगर पूछता महिला तो एनी बेसेंट, प्रथम महिला तो सिर्फ एनी बेसेंट, प्रथम महिला तो एनी बेसेंट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, अच्छा कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन देख लेते हैं। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। सिंपल सा 1 नंबर का लुल्लू क्वेश्चन है। पंजाब के मुख्यमंत्री थे, कौन थे पंजाब के मुख्यमंत्री, प्रकाश सिंह बादल, जिनका हाल ही में निधन हो गया। आप लोग कमेंट बॉक्स में एक प्रश्न हम पूछेंगे, उसका कमेंट बॉक्स में जवाब बताएंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री, पंजाब के गवर्नर और पंजाब की राजधानी, ये तीनों क्वेश्चन के जवाब छापेंगे आप कमेंट बॉक्स में जाकर के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में कौन सा जल बजट यानी वाटर बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बना। रिसेंटली विच स्टेट हैड बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू अडॉप्ट अ वाटर बजट। तो वाटर बजट भैया केरल। अगर केरल की बात कर लें तो तिरुवनंतपुरम, केरल की बात करें तिरुवनंतपुरम वहां की राजधानी है। पी विजयन क्या है, पी विजयन जो है वहाँ के क्या है मुख्यमंत्री हैं। और आरिफ मोहम्मद खान क्या है वहाँ के गवर्नर हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रतिवर्ष विश्व पृथ्वी दिवस वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ये सभी लोग जानते हैं, इसमें कुछ बताने लायक है नहीं। हाल ही में कौन वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बनी है। तो कह रहे हैं रिसेंटली हु हैव बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर्स ऑफ द इंडियन एयरफोर्स टू रिसीव द क्या कहते हैं उसे, वीरता पुरस्कार या ब्रेवरी अवार्ड कह सकते हैं इसको, ग्लैंट्री अवार्ड लिखा हुआ है। इसका सही जवाब होगा दीपिका मिश्रा को मिला है पहला वीरता पुरस्कार भारतीय वायुसेना का। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। तो यहीं पर कहानी खत्म होती है। 20 क्वेश्चन हमने आपसे डिस्कस किए, 20 क्वेश्चन 20 मिनट में करने थे, हम थोड़ा कम समय में करते हैं, आप हमसे भी कम समय में करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, जितना कम से कम समय, जितना समय इधर बचाएंगे उतना ही समय आप आगे चल करके यूज़ करेंगे दूसरे सेक्शंस में। ठीक है, चलिए तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। ये हमारा क्रैश कोर्स है। ठीक है, अभी इसमें क्लासेस चल रही हैं और बाकी रिकॉर्डेड वीडियोज़ भी हैं, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, चलिए तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। जहाँ रहिए, जैसे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और हाँ, सबसे बड़ी बात क्या है, खूब पढ़िए, क्योंकि पढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।